चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ है कैपिटल एल, whose mass per unit length varies as this rho is equal to kx square upon l, where k is a constant and x is the distance measured from one end, है ना। और उसी एंड से, है ना, जिस एंड से x मेजर किया जा रहा है उसी एंड से मुझे निकालना है कि रॉड का सेंटर मास कितने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें। सिंपल सा क्या करना है, अब अगर रॉड यूनिफॉर्म होता तो सिंपली हम ये बोल देते कि उसके मिड पॉइंट पे, लेकिन रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं हम, वी टेक एन एलिमेंट हियर, ठीक है, एन एलिमेंट, है ना, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट एंड and the element has got a length equal to dx, ठीक है। now we use the formula हमें पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज x कॉम इज इक्वल टू dm इंटू एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन, dm मतलब टोटल मास, दिस dm का इंटीग्रेशन मतलब टोटल मास, dm इंटू एक्स, dm इज द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। तो इसका मास निकालना बहुत ही आसान है, dm इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, हमें उस जगह पे उस पोजीशन पे लीनियर मास डेंसिटी पता है, लीनियर मास डेंसिटी एट दैट पोजीशन इज kx square by l, so we write down dm as kx square by l, mass per unit length multiplied by the length of the particle, so this is dx. So now this will give us k by l, yes, x cube dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय k by l x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब एलिमेंट्स जो है वो पूरा रॉड को कवर करना चाहिए, तो पूरा रॉड को कवर करना चाहिए, तो कहां से कहां तक जाना चाहिए, ये जीरो टू, यहाँ वाला एलिमेंट अगर हम लेंगे तो वहां पे x की वैल्यू क्या है, वहां पे x की वैल्यू जीरो है, अगर हम यहाँ वाला एलिमेंट लेंगे, है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, l, l इज द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। सो इंटीग्रेशन यहाँ जीरो टू एल और नीचे में भी जीरो टू एल। अब k बाई एल कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, है ना, k बाई एल कॉन्स्टेंट है, दैट कम्स आउट, तो न्यूमरेटर में क्या आया, k बाई एल, वो तो कट जाएगा। ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद से कर लेना, l टू द पावर 4/4 डिवाइड बाय l टू द पावर 3/3, so this will give us how much, this will give us l by 3l/4, so that will be our answer. So the answer is A. All right, simple question. Next, now let's look up the second question. Second question क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास है, दो यूनिफॉर्म रॉड्स सेम लेंथ, लेकिन दोनों का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है ना, तो दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है, और दोनों यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, ठीक है, बोथ द रॉड्स आर यूनिफॉर्म। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक का मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा 1 है, दूसरे का मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा 2 है ना, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अलग अलग है, बट द रॉड्स आर यूनिफॉर्म, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था कि सेंटर ऑफ मास कैन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना, ऐसा कुछ दिया होना चाहिए था, क्योंकि वी कैन नॉट locate the exact center of mass unless the masses of the rods are given, ठीक है। बस ये दिया हुआ है कि दोनों रॉड्स अलग अलग मटेरियल से बने, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि ये सेंटर ऑफ मास ये चारों ऑप्शन में से कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो एक काम करते हैं, इसका मास मान लेते हैं हम m1, इसका मास मान लेते हैं m2। अब ये दो एक्सटेंडेड बॉडीज हैं इसमें, है ना, तो दो एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए हमने सीखा था, है ना, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि हर एक एक्सटेंडेड बॉडी को अपने अपने सेंटर ऑफ मास पे डाल देते हैं, तो इस रॉड को यहाँ डाल देंगे और इस रॉड को यहाँ डाल देंगे l/2 पे। चलिए अब एक्स कॉम लिखते हैं, एक्स कॉम इसके इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 l/2
इसके कोऑर्डिनेट्स l/2 0, तो x कॉम इज m2 इंटू l/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, सेम मैनर में y कॉम क्या हो जाएगा, y कॉम इज m1 इंटू l/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नाउ ऑफ कोर्स m1 एंड m2 आर डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज रॉड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। पहले वाले रॉड का मास हो जाएगा λ1l, दूसरे वाले रॉड का मास हो जाएगा λ2l, है ना। अब l सेम है, लैम्डा अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है ना, m1 एंड m2 विल बी डिफरेंट। तो अब ये तो क्लियर सी बात है कि एक्स कॉम और वाई कॉम सेम नहीं है, तो जहां जहां एक्स कॉम वाई कॉम सेम है वो ऑप्शंस हम छाट देते हैं। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। नाउ लेट्स सी, ये जो चीज है ये किसी भी हाल में 1 से तो कम होगी, और ये वाली जो चीज है ये वाली भी चीज किसी भी हाल में 1 से कम होगी। सॉरी L2 नहीं, ये L/2 है ना। यानी कि एक्स कॉम और वाई कॉम जो है ना, एक्स कॉम और वाई कॉम बोथ ऑफ देम मस्ट बी लेस देन L/2। यस, मस्ट बी लेस देन L/2, L/2 से कम तो होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि m2 बाई m1 प्लस m2, दिस हैज टू बी लेस देन 1। नीचे डेनोमिनेटर बड़ा है ना, सीधी सी बात है। सो अब L/2 से जो ज्यादा है या L/2 के जो बराबर है उसको भी काट देते हैं, तो ये भी खत्म हो गया हमारे पास। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दिस L/3 L/6, so this is your answer. Yes, simple question. All right, move on to the next one. यहाँ पे क्या है, एक यूनिफॉर्म वायर है, लेंथ कितना है इसका स्मॉल l, इसको बेंड कर दिया गया शेप V में। यहाँ पे ये एंगल है 60 डिग्रीज। ठीक है, अगर आपको ये एंगल दिख नहीं रहा है, लेट मी शो यू दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। हमको निकालना है वर्टेक्स ए से सेंटर ऑफ मास। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये हमारा एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, यस, एंड एज यू कैन सी दिस एक्सिस इज एट द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, है ना, दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, ये तो श्योर है। चलिए अब ये वाले रॉड का सेंटर मास लोकेट कर लेते हैं। इस वाले रॉड का सेंटर मास यहाँ पे है और इस वाले रॉड का सेंटर मास यहाँ पे है। ये दोनों डिस्टेंसेस कितनी होंगी, है ना, ये ए बी का लेंथ L/2 है, टोटल वायर का लेंथ L है, ठीक है, लेकिन ए बी का लेंथ L/2 है, तो ये क्या हो जाएगा L/4, सिंस द रॉड इज यूनिफॉर्म, है ना। इसका भी L/4, दो रॉड से बना हुआ मान सकते हैं इसको, है ना। अच्छा, अब इसको ए को ओरिजिन लेते हैं, ये मेरा ओरिजिन है, ए इज माय ओरिजिन, है ना। तो एक्स कॉम क्या होता है, एक्स कॉम कुछ नहीं होगा, एक्स कॉम इज सिंपली m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई टोटल मास, है ना। तो ऊपर वाले रॉड का मास अगर मैं m मान लूं तो नीचे वाले रॉड का मास भी m ही होगा। यस, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मानने को। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं, x1 निकालते हैं। x1 मतलब इसका जो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, ए बी जो रॉड है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट, ये निकालना बहुत ही सिंपल सी चीज है। कैसे, अभी निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे ये दिस डिस्टेंस हियर इज L/4, इसका ये मेरा ओरिजिन है, x कोऑर्डिनेट इज सिंपली दिस लेंथ। कौन सा लेंथ, ये वाला लेंथ, x coordinate is simply this one, yes, and that will be equal to L/4 cos 30, ठीक है, which means L√3/8। yes, नीचे वाले का भी वैसा ही होगा, सेम, ठीक है, उसका भी कितना होगा L/4 वैसे ही L√3/8। तो क्या हो जाएगा m इंटू L√3/8 प्लस m इंटू L√3/8 बाई 2m, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ नहीं, सिंपली आंसर विल बी L√3/8, सो दैट विल बी आंसर सी। वाई कॉम वैसे भी जीरो है क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। यस, ऑल राइट।
नाउ लेट अस पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. Considering a system having two masses m1 and m2, yes, in which first mass is pushed towards center of mass by a distance a, the distance required to be moved for second mass to keep the center of mass at the same position. ठीक है. अब ये हमने पढ़ा है डेल्टा एक्स कॉम. डेल्टा एक्स कॉम इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे. तो पहला वाला जो मास है उसको कितना डिस्टेंस मूव किया गया, दिस डिस्टेंस हियर इज a. ठीक है. तो डेल्टा x1 इसको हम एक काम करते हैं, इसको प्लस x मान लेते हैं. तो उसके x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया, a चेंज आया. और डेल्टा एक्स कॉम सेंटर ऑफ मास हमको उसी जगह पे रखना है. सो डेल्टा एक्स कॉम हियर इज 0. सो 0 इज इक्वल टू m1 इंटू a प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 डिवाइड बाय जो भी है. ठीक है. सो ये चीज हमारे पास कितनी आनी चाहिए, न्यूमरेटर 0 होना चाहिए. सो डेल्टा x2 इज इक्वल टू माइनस m1a बाय m2. ठीक है. दिस इज द डिस्टेंस, है ना. ये नेगेटिव आया. नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमको पीछे लेके जाना है. ये वाला अगर आगे जाएगा तो m2 वाले को हमको पीछे लेके आना पड़ेगा. सो द आंसर विल बी a. यस, सिंपल अगेन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या कह रहा है, दो पार्टिकल्स हैं a और b, इनिशियली रेस्ट पे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. At the instant when the speed of A is v, है ना, and the speed of B is 2v, speed of the center of mass of the system is. ठीक है. चलिए तो देखते हैं इसको. ये हमारा एक पार्टिकल है और ये हमारा दूसरा पार्टिकल है. ये A है, ये B है ना. ये दोनों एक दूसरे की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ. ठीक है ना. और इसका स्पीड एक टाइम पे v है, इसका स्पीड एक टाइम पे 2v है. तो मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, है ना. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का स्पीड निकालने के लिए अगर हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करें कि कौन सा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय ऐसा टोटल मास, तो हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पे तो m1 m2 कुछ दिया ही नहीं हुआ है, बट हमें उसकी जरूरत भी नहीं है. अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है a and b इनिशियली एट रेस्ट. ठीक है. एंड दे मूव अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट मीन्स वट एवर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज, ये सिर्फ उनके अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है. अगर मैं इसको सिस्टम कंसिडर करूं तो सिस्टम पे बाहर से कुछ भी फोर्स नहीं है. ठीक है. बाहर से कुछ भी फोर्स नहीं है. एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट. सो टोटल लीनियर मोमेंटम शैल रिमेन कंजर्व्ड ऑफ द सिस्टम. तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा. और इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है, क्योंकि दोनों बॉडीज रेस्ट पे हैं, सो इनिशियल मोमेंटम इज 0. सो फाइनल टोटल मोमेंटम जो होगा वो भी 0 होगा. फाइनल मोमेंटम 0 है, मतलब ये वाला टर्म तो क्या है, ये वाला टर्म इज 0. अब v कॉम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है सिंपली दिस m1 v1 प्लस m2 v2, है ना, डिवाइड बाय टोटल मास. तो ये भी 0 ही रह जाएगा. सो द आंसर विल बी डी. यस, सिंपल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, है ना. हियर यू कैन यूज दैट फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2, है ना. यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आप यूज कर सकते हो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है ना. तो कुछ नहीं है, दोनों को आई कैप जे कैप में लिख लो. इसका मास है 1 kg, इसका वेलोसिटी है 2 आई कैप, है ना. इसका मास है 2 kg, इसका वेलोसिटी है 2√3/2 आई कैप माइनस 2 × 1/2 जे कैप. प्रॉपर वेक्टर रेजोल्यूशन अगर आपको आता होगा तो आप आराम से कर सकते हो. ये कुछ नहीं करना है. अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है प्रॉपर आई कैप जे कैप में. तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2 आई कैप पहला वाला टर्म, तो ये हो गया 2 आई कैप प्लस m2 v2 डाल दो यहाँ पे डायरेक्टली, बहुत ही सिंपल है. 2 ×
√3 आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाई, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, और नीचे में आएगा हमारे पास ये जो चीज़ है वो हो जाएगी 3। यस, ओ अब कर लो आप, सिंपल बहुत ही है, आई कैप वाले को एक साथ, जे कैप वाले को एक साथ, तो 2 + 2 √3 आई कैप बाई 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, -2/3 जे कैप, सो दैट विल बी आंसर। सिंपल, इजी ना। ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग कि फिगर शोज द पोजीशंस एंड वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स, है ना। ये 2 मीटर है, ये 8 मीटर है, 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 1 kg 1 kg। ठीक है, ऑल राइट। तो एक बार वैल्यूज आप लोग देख लो ढंग से, है ना, फिर अपन आगे चलते हैं। पार्टिकल्स मूव अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t = 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये जो है ये इनिशियल सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक है, द पार्टिकल्स आर नॉट एट रेस्ट। ठीक, तो पार्टिकल्स आर नॉट एट रेस्ट, तो हम एक काम करते हैं, पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस x, सो m1v1 प्लस m2v2, तो 1 × 5 प्लस m2 है 1, उसका वेलोसिटी लेकिन नेगेटिव है, -3 डिवाइडेड बाई टोटल मास, सो डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम इज 2, सो 5 - 3 कितना हो गया, 2, 2/2, 1 मीटर पर सेकेंड। अब इस सिस्टम पे बाहर से कुछ भी फोर्स नहीं है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास विल कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास विल कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो 1 सेकेंड के बाद सेंटर मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 मीटर। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, और जो मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ कहीं है, क्योंकि इसका पोजीशन 2 मीटर है, इसका पोजीशन 8 मीटर है, तो ये मेरा कहीं पे ओरिजिन है। सेंटर ऑफ मास ये मेरा प्लस x एक्सिस है, तो एक काम करते हैं, एक्स कॉम इनिशियल निकालते हैं। तो एक्स कॉम इनिशियल निकालोगे तो क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2, तो m1 1 kg × x1 2, 1 × 2 प्लस, ठीक है, m2 is 1 × 8, 1 × 8 डिवाइड बाय टोटल मास 2 kg। यस, सो दैट विल बी इक्वल टू 5। तो एक्स कॉम इनिशियल हमारा 5 था, और वो 2 मीटर और ज्यादा चला गया आगे। ठीक है, यस, सो 5 से 2 मीटर और आगे चला गया, तो दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी, उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी, और हमको 1 सेकंड पे निकालना है ना, तो 1 सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास विल बी 1 मीटर, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। यस, सिंपल। नाउ एक बॉल है ना, मास जिसका 1 kg है, द बॉल ड्रॉप्स vertically on the floor with a speed of 25 meter per second, है ना, and rebounds with an initial velocity of 10 meter per second. तो what impulse is there? impulse का मतलब क्या होता है, change in linear momentum। तो ये इधर आ रहा था और इधर गया, इधर ऊपर में कितना 10, नीचे में 25, इसको मैं मान लेता हूँ प्लस y एक्सिस, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1 × -10, क्योंकि ऊपर में नेगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, ध्यान रहे, इनिशियल मोमेंटम कितना है, 1 × 25। यस, क्योंकि नीचे वाली जो डाउनवर्ड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो डेल्टा पी कितना हो गया, यही हमारा इंपल्स होगा, डेल्टा पी इज -10 फाइनल माइनस इनिशियल, तो -35 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, दिस इज माई डेल्टा पी। और डेल्टा पी नेगेटिव आया, मतलब नेगेटिव कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर का डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव इज अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स द आंसर विल बी 35 kg मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। सिंपल, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी बहुत आसान है।
क्या कह रहा है ये कि एक पार्टिकल है मास m का, यूनिफॉर्म स्पीड v नॉट से मूव कर रहा है along the perimeter of a regular hexagon, ठीक है, inscribed in a circle of radius capital R, ठीक है। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स अप्लाइड एट ईच कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोन, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। मतलब कह रहा है कि हर कॉर्नर पे उसका जो है इम्पल्स कितना इम्पार्ट हो रहा है उसको, है ना, हाउ मच इम्पल्स इज देयर। यस, तो कॉर्नर पे पहुंचने से जस्ट पहले उसका लीनियर मोमेंटम एम वी नॉट है अलोंग दिस लाइन, और कॉर्नर से पहुंचने से जस्ट बाद उसका एम वी नॉट हो गया है अलोंग दिस लाइन, ठीक है। ओके, अब ये जो है ये मेरा फाइनल मोमेंटम है और ये मेरा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। और ये एंगल चूंकि रेगुलर हेक्सागोन है, ऐसा कुछ है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास हाउ मच, that angle will be 120 degrees, 120 degrees, yes। तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्रीज। तो हम डायग्राम वापस से देख लेते हैं एक बार, है ना। मेरा फाइनल लीनियर मोमेंटम इधर है, मेरा इनिशियल लीनियर मोमेंटम इधर है। तो पहले दोनों का टेल मैच कराते हैं, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हमेशा टेल मैच कराते हैं, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो जब टेल मैच कराएंगे तो ये मेरा फाइनल लीनियर मोमेंटम, ये मेरा इनिशियल लीनियर मोमेंटम, सो ये एंगल बिटवीन दिस टू इज 60 डिग्रीज। उनको घटाना है, पी एफ माइनस पी आई, तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60, है ना। तो एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर cos पाई बाई 3, यस। एक काम करते हैं, अब एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो अगर एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे ये दिखेगा एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, 2 भी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos पाई बाई 3, यस। सो दिस इज इक्वल टू रूट 2 एम वी नॉट, है ना, अंडर रूट 1 माइनस cos पाई बाई 3। अब 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin square theta by 2, so this will lead us to रूट 2 एम वी नॉट रूट 2 साइन पाई बाई 6। तो ये दोनों रूट टू कंबाइन हो जाएंगे, आंसर विल बी 2 एम वी नॉट साइन पाई बाई 6, सो दिस विल बी योर आंसर ए, यस, सिंपल। So let's end the session now, है ना। The rest of the questions we'll do in some other class. Thank you and have a nice day.